सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग टारगेट करते हैं क्लास 12th की इंग्लिश को। एंड इसमें भी हमारा आपको पता ही है अभी सीबीएसई के 2024 टू 25 वाले एग्जाम अभी ऑनगोइंग है और 11th मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का जो कि है बोर्ड का एग्जाम है। तो हम आज टारगेट करेंगे कि हम इस जो 11th मार्च को जो आपको पेपर मिलने वाला है इसमें आपको जो पेपर मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, एग्जामिनर किस तरीके से आपकी नोटबुक चेक करेगा जो आप एग्जाम हॉल में लिख के आएंगे अपनी आंसर शीट, एंड किस तरीके से आपको कहाँ पे कितने नंबर मिलता है, कौन सा फॉर्मेट आप लोगों को यूज करना है अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो वो इस वीडियो में कवर करना होने वाला है कि आपने अगर मतलब अच्छे से नहीं भी पढ़ा है लेकिन आप एक करेक्ट सीक्वेंस में चलते हैं, आप एक करेक्ट फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आंसर शीट चेक होती है और सारे नॉर्म्स जो कि फॉलो करे जाते हैं वो अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पूरे नंबर या फिर अच्छे मार्क्स कैसे आप लोग अपने मार्क्स जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं। तो उसी के लिए आज की जो है मेरी वीडियो डेडिकेटेड है। अब ये वीडियो जो कि है ये आधी वीडियो मतलब पार्ट्स वाइज होगी, आधी वीडियो तो मैं आपको ऑनलाइन कवर करूंगा एंड जहाँ भी मुझे रेलिवेंट लगेगा वहाँ पे मैं आपको मेरे पीछे जो आपको ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है इस पर भी आपको मैं शो कर दूंगा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा दिखाना। तो हम लोग दोनों वेज में इसको कवर करने वाले हैं और जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ बतानी होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। तो आप लोगों की मतलब ईच एंड एवरी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए अपने 11th मार्च के लिए, एंड सेम टू सेम आई गारंटी दैट इसी टाइप में ही आपका पेपर जो कि है आपको देखने को मिलेगा, उतने ही क्वेश्चन होंगे और उसी तरीके से आपकी चेकिंग भी होने वाली है। तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इट गोज। सो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश कोर को एंड इसमें भी कोड आपका रहेगा 301 एंड इसी के अकॉर्डिंग 301 कोड के अकॉर्डिंग आपकी जो आंसर शीट है वो चेक होगी आपके एग्जामिनर के थ्रू। ये सब तो आपको पता ही है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस एज़ सच कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, दो अगर आपका फिज़िक्स या केमिस्ट्री का पेपर होता तो उसमें नीड थी क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं आपके इंस्ट्रक्शंस में, तो वो आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन अब आपके वो पेपर ओवर हो चुके हैं 2024 टू 25 के, तो उसकी नीड नहीं है। बात आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि आपको आपके पेपर के 3 सेक्शंस जो कि हैं वो इम्पोर्टेंट दिखाई देने वाले हैं। तो इस बात को हम लोग आप लोगों को वहाँ पे 3 सेक्शंस जो कि हैं देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 1 सेक्शन आपका वहाँ पे होगा रीडिंग का, नंबर 2 आपका सेक्शन होगा राइटिंग का एंड नंबर 3 सेक्शन होगा आप लोगों का लिटरेचर का। अब इसमें भी कुछ मार्क्स का क्लासिफिकेशन होता है, वो मैं आपको आगे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। देखिए जब आपका सेक्शन नंबर 1 है रीडिंग का, वो होगा आपका 22 मार्क्स का। देन जो आपका सेक्शन नंबर 2 होगा जो कि है आपका राइटिंग का सेक्शन, वो होगा आपका टोटल 18 मार्क्स का। एंड आपका जो सेक्शन नंबर 3 होगा वो होगा आपका लिटरेचर सेक्शन का, और यही आपका जो सेक्शन है ये होगा आपका 40 नंबर का। अब जो 40 नंबर है ये वो नंबर है जो कि आप लोग पहले से ही पढ़ के जा रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। ये आपके कहीं आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने आज तक ना सुने हो। यही वही क्वेश्चन है जो आपने अपनी थ्योरी में पढ़े, अपने चैप्टर्स में पढ़े हैं और जो आप लोग अभी सीख के आए हैं। ये 40 नंबर लाना इज वेरी इजी। जस्ट आपको अपनी प्रॉपर इंग्लिश रखनी है, आपको अपने अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, आपको क्वेश्चन का रिलेवेंट आंसर देना है, वर्ड लिमिट के अंदर देना है, कहानी को घुमाना नहीं है। इतना अगर आप लोगों ने कर दिया तो आप लोग 40 में से 40 मार्क्स ला सकते हैं। अब जहाँ से 22 मार्क्स का आया क्वेश्चन जो कि आपकी रीडिंग स्किल्स, अभी पूरा आपका डिटेल में डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के थ्रू करेंगे, बट जहाँ 22 मार्क्स आप लोगों के आए, ये वाले मार्क्स आप लोगों को अनसिंग पैसेज के हैं। अब अनसिंग पैसेज कहने को तो वही पैसेज है जिसमें से कि हम लोग देख के आंसर उसी में से निकाल सकते हैं। ये ट्रू था आपकी छोटी क्लासेस के लिए, बट अब जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो आप लोग 12th क्लास में आ चुके हैं तो आपके लिए जस्ट पढ़ के 22 नंबर लाना नहीं है, पढ़ा आपने पढ़ा और आपको आंसर डायरेक्टली मिल गए। इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक हो गया आपका एमसीक्यू, दूसरा हो गया आप लोगों के ट्रू फॉल्स और तीसरा हो गया आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब वो ट्रू फॉल्स और फिलअप्स में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा वो मतलब वन वर्ड वाला ही। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन्स आप लोगों के रीडिंग स्किल्स में आजकल आ रहे हैं और ये सीधे उठ के नहीं आते हैं, ये तब आपको समझ में आएँगे। आपको यहाँ पे 2 अनसिंग पैसेज देखने को मिलेंगे जो भी मैं डिस्कस करूँगा, अलॉन्ग विद आपको किस तरीके से उसमें मार्क्स दिए जाते हैं अनसिंग पैसेज में। और आप लोग ट्राई करिएगा कि जो सैंपल पेपर आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसको सैंपल पेपर आप लोग खाइए बिल्कुल और इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको 2 पैसेज जो कि इस 22 नंबर के लिए देखने को मिलने वाले हैं, वो किस तरीके से उनका मार्क्स डिवीजन होगा वो भी आपको दिखाऊँगा। बट उससे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो इसमें पैसेज नंबर आपको 2 मिल रहे हैं, इसमें से जो आपका पहला वाला जो पैसेज होगा वो वाला पैसेज आपका ऐसा होगा जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको पूरा पैसेज को पढ़ के समझना होगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, इसमें क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग इस लाइन से क्या समझे हैं या फिर पूरा पैसेज आपको क्या समझाता है या फिर इस स्टेटमेंट को आप लोग अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करिए। वो स्टेटमेंट ऊपर दी नहीं होगी लेकिन उसको आपको अपने समझ के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बोल देंगे इसका सिनोनियम ढूँढो पूरे पैसेज में से इस वर्ड का, एंटोनिम ढूँढो इस वर्ड से कौन-सा वर्ड मैच कर रहा है। या फिर पैसेज पढ़ के आप को कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, क्या ये स्टेटमेंट इस पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू होल्ड होती है या फिर नहीं होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पैसेज नंबर 1 में देखने को मिल जाएँगे। और जो आपका सेकंड पैसेज आएगा, वो होगा आपका केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड का क्या मतलब है इसमें कि आपको इसमें आंसर ढूँढने पड़ेंगे थोड़े ट्रिकी वे में। आपको इसमें थोड़ा-सा अपने आप को इवैल्यूएशन डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको बोल देंगे कि 2012 और 2016 के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस आया या फिर कौन से 2 ऐसे हैं जिनमें की सिमिलैरिटीज़ हैं।
या फिर आपसे कोई डेटा दिया हुआ होगा, उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन घुमा के थोड़ा क्वेश्चन होगा। तो पैसेज 2 थोड़ा ईज़ी होता है, पैसेज 1 जो कि वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है। तो ट्राई करिएगा कि जो आपको 15 मिनट्स मिलता है, आप उसमें इन दोनों के एमसीक्यू ढूँढ पाएँ, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। तो उस टाइम में ट्राई करिए इनको सॉल्व करने का, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा लेंथी होता है, छूटने का भी डर होता है। तो पहला वाला आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन दूसरा वाला आप लोग ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। लेकिन वही बात है, जो डिफिकल्ट है वो ज़्यादा मार्क्स होल्ड करेगा और जो ईज़ी है वो थोड़े कम मार्क्स का होगा। तो आप लोग ये डिफरेंस पाएँगे भी कि अभी जब मैं आपको मार्क्स का क्लासिफिकेशन बताऊँगा, तो उसमें 1 वाला जो कि है वो ज़्यादा नंबर का है और 2 वाला कम नंबर का है इस 22 नंबर में से। अब आते हैं हमारे 18 मार्क्स पे। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 नंबर आपको हर बार, हर एक जितने भी, चाहे वो लॉन्ग राइटिंग्स के लो, चाहे वो शॉर्ट राइटिंग्स के लो, 1 नंबर आपको हमेशा काय का मिल जाता है? फॉर्मेट का। फॉर्मेट लिखना सबसे ज़्यादा आसान काम है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत किसी को कभी नहीं आई है। फॉर्मेट अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो 1 नंबर आपको ईज़िली स्कोर आप कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके 2 नंबर। 2 नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं आपके करेक्ट आंसर से, मतलब जो क्वेश्चन में डिटेल दी हुई है वो आपने अगर आंसर में भर दी, तो आपको 2 नंबर बहुत आसानी से को एग्ज़ामिनर जो कि है वो प्रोवाइड कर देता है। अब जो बचे हुए आपके 2 नंबर हैं यहाँ पे, 5 नंबर में से, वो 2 नंबर आपको फुलफिल तब होंगे अगर आप लोग कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं। और आप लोग अपने आइडियाज़ और वर्ड्स जो कि हैं वो अच्छे यूज़ करते हैं, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएँगे। और जो शॉर्ट वाली राइटिंग स्किल्स है, उसमें आपको वर्ड्स के नहीं, लेकिन अगर आपने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं करी है, कोई आपने सीक्वेंस में मिस्टेक नहीं करी है, तो आपको यहाँ पे वो कम में यही वाले मार्क्स जो कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन फॉर्मेट का 1 नंबर जो कि है वो हमेशा रहने वाला है। ये आपको अभी मैं डिटेल में बताऊँगा। और ये 40 मार्क्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, बहुत ईज़ी है स्कोर करना, कैसे करना है वो वाली ट्रिक भी अभी बताई जाएगी। और आंसर में किस तरीके से नंबर आपको मिलता है, वो भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है ओवरऑल। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा अगर सेक्शंस को समझ लिया है, तो अब हमारे लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा पेपर को भी समझना, अब हमारे लिए थोड़ा ईज़ी रहेगा पेपर। तो पहला सेक्शन है जो कि मैंने आपको बताया था, आपका रीडिंग स्किल्स का होगा। 22 नंबर का ये जो कि है होने वाला है। सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपका पैसेज जो कि फर्स्ट वाला है। तो ये वाला आप लोग एक बार अटेम्प्ट भी करिएगा, ये वाले वीडियो के देखने के साथ-साथ ही। ये पूरा यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया, वीडियो को स्टॉप करके, पॉज़ करके आप लोग इसको ईज़िली रीड आउट कर सकते हैं। तो ये होगा आपका यहाँ पे इन्होंने सोर्स दिए कि इन्होंने कहाँ से उठाया है। 444 वर्ड्स का ये है, तो टोटल जो आपकी ओवरऑल जो रीडिंग स्किल्स है उसकी वर्ड लिमिट होगी अप्रॉक्स 700 वर्ड्स, जो कि सीबीएसई ने डिस्क्राइब करी है एज़ पर 2024 टू 25 वाले इंग्लिश के बोर्ड के पेपर के लिए। तो 700 वर्ड्स इन टोटल आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और उनके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी देने हैं। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन बता दूँ कि किस तरीके से जो कि है मार्क्स यहाँ पे डिवाइड होंगे। तो देखिए इसका जो मार्क्स डिवीजन है वो आपके बिल्कुल सामने है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 आपके पैसेज होने वाले हैं, टोटल 22 नंबर होल्ड करेंगे, लेकिन जो पहला वाला है वो डिफिकल्ट और ज़्यादा नंबर होल्ड करता है, तो जो आपका पहला वाला होगा वो होगा टोटल 12 नंबर का। एंड जो दूसरा वाला है वो ऑब्वियसली हो जाएगा 10 नंबर का। तो ये 10 और 12 मिलके हो जाएँगे आपके 22 नंबर रीडिंग के। तो जो पहला वाला है आपका 12 मार्क्स वाला, वो होगा आपका एक लिटरेरी पैसेज। तो इसकी अब हम लोग मार्क्स डिवीजन देखते हैं। तो आप लोगों का इसमें देखिए रेफरेंस भी दिया है कि उन्होंने आंसर क्यों चूज़ करा है। अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर भी चूज़ हुए हैं। सो चेक दिस। पहले क्वेश्चन में कहा गया, ऐसा ऑप्शन चूज़ करो जो कि क्लासिफाई करे ऑथर की कन्फ्यूजन को अबाउट द ड्रास्टिक इवेंट सच एज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज़ होम प्लैनेट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ करेक्टली। अब मैंने आपको बोला था आप लोग इसको पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने एक बारी तो रीडिंग इसको पूरा जो पैसेज है उसको स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके रीड कर लिया होगा, ताकि आपको इसका रेफरेंस भी मिल जाए। तब देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो वाला ऑप्शन चूज़ करो जो कि करेक्टली इस बात को डिस्क्राइब करे, किस बात को? ऑथर की कन्फ्यूजन को, जहाँ पे उसको कि ड्रास्टिक इवेंट्स जैसे कि उसके होम प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन एक ड्रास्टिक इवेंट लग रहा हो। तो अब ये वाली बात आप लोगों को डायरेक्टली कहीं भी नहीं मिलेगी। अब इसका आंसर किस तरीके से सिलेक्ट करा गया है ये देखिए। सी इट सर्व एज़ शिप्स कंप्यूटर। तो अब देखिए इन्होंने ये आंसर क्यों चूज़ करा? क्योंकि इट इज़ मेंशन्ड इन द टेक्स्ट दैट व्हाइट लैब माउस इन द कंट्रोल रूम ऑफ हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप इज़ द शिप्स कंप्यूटर। तो ये टेक्स्ट में बताया गया है कि व्हाइट लैब माउस इन द कंट्रोल रूम ऑफ द हार्ट ऑफ गोल्ड स्पेसशिप इज़ द शिप्स कंप्यूटर। तो वो शिप्स का जो कंप्यूटर है उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको रिलेट करके इन्होंने ये वाली बात कह दी है। तो ये कहना है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे तो एमसीक्यू में आप सबको पता ही है कि आपको अगर आप सही ऑप्शन चूज़ करते हैं तो भी आपको सही 1 नंबर मिलता है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी चूज़ करेंगे तो आपको कोई और नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 नंबर आपने अगर बी ऑप्शन चूज़ करा है तो आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ करा है तो आपको कोई पार्शियल का नंबर नहीं मिलेगा। आपको टीचर कोई कि कोई बात नहीं, इसने बी की जगह सी लिख दिया तो आपको वो नंबर दे दें, नो। आपने बी लिखा है तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अब इसी तरीके से आप लोगों को सारे के सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो कि हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करने हैं और अपने अकॉर्डिंग सोचने हैं कि किस तरीके से बताया गया होगा।
अब जैसे कि अगले वाले आप क्वेश्चन अगर ऊपर से पढ़ेंगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ सारे, ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। सी पैसेज नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके सामने अभी शो हो रहे हैं। वीडियो को पॉज़ करके एक बार इनको रीड ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा रेफरेंस मिल सके। आई होप ये आपने रीड कर लिया हो अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं? क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर कितने हैं यहाँ पे? 9 ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये बन कितने का रहा है पैसेज? 12 नंबर का। इसका मतलब इसमें बीच में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि 1 नंबर से ज़्यादा मार्क्स होल्ड कर रहे हों। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पैसेज है वो टोटल 12 क्वेश्चंस का और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर हो, नो। देयर इज़ अ चांस कि बीच में वो ऐसा भी क्वेश्चन डाल दे जो कि 2 नंबर का भी हो सकता है। सी हियर वी आर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वो आपसे पूछता है, सी क्वेश्चन नंबर 3 आस्क यू कि ऐसा एविडेंस शेयर कीजिए टेक्स्ट से 40 वर्ड्स के अराउंड, जो कि सपोर्ट करता हो कि जो राइटर का जो राइटिंग स्टाइल है वो डिस्क्रिप्टिव और ह्यूमरस है। आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे कि उसने डिस्क्रिप्टिव भी बनाया है पैराग्राफ को और उसमें ह्यूमरस एलिमेंट भी डाला है, तो ये बात कैसे प्रूव होती है? तो अब आप लोगों को प्रूव करनी है बात। तो आपको टेक्स्ट में से ही ये वाली एविडेंस जो कि है उनको निकाल के देना है। अगर आपने टेक्स्ट में से नहीं निकाल के दी तो दे विल नॉट एक्सेप्ट। आपको अपनी मनगढ़ंत कहानी इसमें नहीं डालनी है। आपको उसमें से वही पैसेज चूज़ करना है जिसमें कि पता चले कि हाँ, ये सच में इसने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया और सच में यहाँ पे हँसी हमें देख के आई है। तो डिस्क्रिप्टिव ये कैसे बनेगा? इस वाले पैसेज की लाइन से। इस पैसेज की लाइन से साफ-साफ दिख रहा है। इन द सेंटर ऑफ द रूम, रूम के बीचों-बीच वाज़ अ लार्ज कंसोल कवर्ड इन द बटन्स एंड द स्विचेस। कितनी यहाँ पे डिटेल दे दी गई। इन द मिडल ऑफ द कंसोल वाज़ अ स्मॉल व्हाइट माउस। कितनी देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल दी गई है एक ही चीज़ के बारे में। तो आप कोई भी टेक्स्ट और भी यहाँ पे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें वही टेक्स्ट चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई और टेक्स्ट डालते हैं, तो आप लोगों को नहीं नंबर मिलेंगे। आपको इसका भी देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यही वो डिस्क्रिप्शन जो कि क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है सेटिंग की और अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ शिप्स कंप्यूटर की। अगर आपने ये वाली चीज़ और जो ह्यूमरस वाले एलिमेंट की जो लाइन है ये वाली, ओह नॉट अगेन ग्रोन फूड, तो इस वाली लाइन से हमें ह्यूमर पता चलता है। और ह्यूमर कैसे पता चलता है ये भी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया है कि इस ये वाली लाइन हमें कैसे बताती है कि ह्यूमरस है। दो इस लाइन का यहाँ पे ये बताने का सिग्निफिकेंस है कि इन्होंने ये वाली लाइन क्यों चूज़ करी है। मार्किंग स्कीम में भी आप अगर कोई बच्चा बोल सकता है कि क्यों आपने ये वाली लाइन क्यों चूज़ करी? तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमने ये वाली लाइन ही क्यों चूज़ करी है, कि ये कैसे बता दी कि ह्यूमरस है। आपको ये वाली बात यहाँ पे नहीं डालनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि हमने ये वाली लाइन क्यों चूज़ करी है। आपको नंबर मिलेगा सिर्फ लाइन से। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है नोट के फॉर्म में कि एक्सेप्ट एनी अदर एप्रोप्रिएट एग्जांपल आइडेंटिफाइड फ्रॉम द टेक्स्ट, कि अगर इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट ने कोई और चूज़ करा है आंसर, इर्रिस्पेक्टिव कि वो यही हो या फिर कोई और हो, लेकिन उसमें आपको पता चलनी चाहिए कि ये होमलेस है, तो आप लोग उस आंसर को करेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर ली हँसी वाली लाइन। तो आपको 2 नंबर मिलेंगे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के, अगर आप लोगों ने इनकी वाली जो लाइन है वही आपने आइडेंटिफाई करी है, जैसे ये वाली और ये वाली। तो आपको ये 2 नंबर यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वहीं आपने कोई और लाइन आइडेंटिफाई करी है इनके अलावा, जो कि समहाउ मैच हो रही है और समहाउ मैच नहीं हो रही है, क्योंकि इनको वो वाली लाइन चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट हो। यहाँ पे आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वही लाइन चूज़ करें, या फिर आप लोग ध्यान रखें अपने पेपर में कि आप लोगों को ओनली मोस्ट एप्रोप्रिएट के साथ ही जाना है। ओनली चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ऑलवेज़ गो विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। आप लोगों को कहीं से भी आपने पढ़ा और आपको मिल गई कि हाँ, ये वाली लाइन ह्यूमरस है, नो। पहले आप लोगों को इसलिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को एनालिसिस करना है इसमें। इसमें आंसर ऐसे नहीं आएँगे, आपको एनालाइज़ करना है कि सबसे ज़्यादा कौन-सी अच्छी है। क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंडसेट को ही आप लोगों को लेके चलना है कि वो वही आंसर के आपको 2 नंबर देगा अगर आप लोगों ने सही आइडेंटिफिकेशन करा है। अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन करा है तो देयर आर चांसेस कि वो आपको 1 नंबर ही प्रोवाइड करे। तो हमें चाहिए अच्छे नंबर, पूरे नंबर, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हम पूरी तरीके से पहले एनालाइज़ करें कि किस लाइन में हमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, कौन-सी लाइन हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमरस एलिमेंट दिखा रही है। उसी के बेसिस पे हम लोग जज भी करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं पहले और अगला क्वेश्चन वो किस टाइप का है। सो अगेन यहाँ पे हमें एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दैट कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद द कैरेक्टरिस्टिक और इट्स डिस्क्रिप्शन। या तो आप लोगों को इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक दीजिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। माइस जिसने कि अर्थ को बिल्ड करा वो कौन है? आर डैश, इस लाइन को अब आप लोगों को कंप्लीट करना है यहाँ से यहाँ तक की लाइन को। तो आप लोग कैसे इस बात को कंप्लीट करेंगे? बेस्ड अपॉन द टेक्स्ट। तो आप लोगों को मार्किंग स्कीम कहती है कि आप लोग इस अकॉर्डिंग चलिए। तो मार्किंग स्कीम आप लोगों को नंबर देगी तब अगर आपने इनमें से या फिर इसके अलावा या फिर इसके
अप्रॉक्स कोई भी लाइन लिखी है, जैसे कि हाईली इंटेलिजेंट आप लोगों ने लिख दिया, टेक्नोलॉजी के अराउंड आपने कुछ भी लिख दिया, या फिर इनडिफरेंट टू द सफरिंग ऑफ अदर बीइंग्स। ये एक्सप्लेनेशन जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आप लोगों को ये वाली बात नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ उस लाइन को कंप्लीट करना है विदाउट गिविंग द रीजन। रीजन यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं कि हमने ये वाला आंसर क्यों चूज करा है, आप लोगों को वहाँ पे आंसर नहीं देना, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो अगर आपने इसके रिलेटेड, इसके अराउंड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट या फिर सफरिंग ऑफ अदर बीइंग्स इंडिफरेंट है वो उनसे, तो अगर आपने इसके अराउंड जो अपना आंसर है लिखा है, इसके अराउंड भी आप लोगों ने लिखा है, तो भी आपको टीचर 1 नंबर देता है। लेकिन आपने इर्रेलेवेंटली इन सारी चीज़ों के अलावा कोई अलग पॉइंट लिख दिया अपना, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ भी लिखने के, सिर्फ रेलेवेंट आंसर के ही आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। देन अगेन सी ऑप्शन एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू का तरीका मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आ जाता है एक थ्योरी वाला क्वेश्चन। अब थ्योरी वाला क्वेश्चन, अगेन थ्योरी तो मैं बताने नहीं वाला आपको कैसे ढूंढनी है, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों को आती हैं। ये हमें पहले पैसेज को पढ़ना होता है, देन हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन हम लोग दोबारा से जाएंगे वहाँ पे। तब इसके नंबर आपको कैसे मिलेंगे ये जरूर बताने की बात है। अगर आपने सही से ढूंढ लिया आंसर को, अब जैसे बोल रहा है कि आयरनी क्यों है, तो आयरनी हम तब ही कह सकते हैं जब हम लोगों को सपोज, मतलब हमने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से हुआ। तो अगर आप लोगों ने सही से इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ, कि एक रीडर के अकॉर्डिंग होना यहाँ पे ये चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया, तो इंटरप्रिटेशन के और उसको एक्सप्लेन करने के सही से आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। लेकिन वहीं आप लोगों ने कुछ इनकम्प्लीटनेस छोड़ दिया, आप लोगों ने मतलब ये वाली बात तो लिख दी कि हम लोगों ने सोचा गया था लेकिन आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपको सिर्फ़ 1 नंबर ही जो है टीचर दे देगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन को एड्रेस करने की, कि आप लोगों ने आयरनी के बारे में लिख दिया या फिर कोई इररिलेवेंट सी बात कर दी। लेकिन अगर आपने नो हाफ क्रेडिट, इसमें आधे नंबर का भी आप लोगों को क्रेडिट नहीं देंगे टीचर, अगर आप लोगों ने इसके अलावा, मतलब आयरनी के अलावा आप लोगों ने कोई भी और आंसर बना दिया, तो टीचर आपको नंबर नहीं देने वाला है। इस वजह से देखिए, हर जगह मैंने कहा है रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेलेवेंसी से बाहर चले गए तो आप लोगों का एग्जाम भी खराब हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग एक बारी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो पार्शियल क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब है कि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, यस। सो अगेन ये देखिए आ गया आपका पहली बारी, नॉट पहली बार, सेकंड टाइम आप लोगों को आ गया ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था किस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर आप लोगों ने इसी बात के अराउंड जिन्होंने यहाँ पे लिखी है, इसके अराउंड ही आप लोगों ने अपना आंसर रखा, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने इर्रेलेवेंटली कोई भी और बात कह दी, तो आपको कोई एक्स्ट्रा आधा या कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। देन अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई थी एंड आई थिंक उसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो इसमें आपको नंबर कैसे मिलेंगे ये भी देखिए। अगेन आप लोगों ने करेक्टली इंटरप्रेट करा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और आपने उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसका सही सा आंसर दिया, तो ऑफ कोर्स 2 नंबर तो मिलेंगे ही। लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को एड्रेस, मतलब क्वेश्चन को आप लोग समझ गए लेकिन आप आंसर नहीं दे पाए उस क्वेश्चन का, आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ के कोई भी अपनी मनगढ़ंत बात उसमें लिख दी, जो कि आपने पैसेज से नहीं उठाई है, आपने कुछ अलग ही सोच लिया, तो आपको टीचर 1 नंबर देगा। लेकिन यहाँ पे भी आधा नंबर आपको नहीं मिला, नो हाफ क्रेडिट, आधा नंबर आप लोगों को इसमें नहीं मिलने वाला है फॉर एनी अदर थिंग। आपने कोई भी इर्रेलेवेंट बात लिख दी, तो ये मैं सोचेगा कि टीचर आपको आधा नंबर तो इसमें दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें 2-3 चीज़ें समझें, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन अगेन यहाँ पे 9th वाले का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, एमसीक्यू का मैंने आपको तरीका बताई है। इसमें तो अगर आप लोग सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, गलत कर दिया तो आपको कोई और नंबर नहीं मिलने वाला है। तो अब हम लोग पहले वाले अनसीन पैसेज से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बात यहाँ पे अभी लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए आपके सामने मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं व्हाइल यू आर राइटिंग द व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द अनसीन पैसेज। अब 2 ये पॉइंट्स हमने जो कि है सिर्फ पैसेज नंबर 1 से पढ़ के समझे हैं, लेकिन ये वैलिड रहेंगे आपकी पैसेज नंबर 2 के लिए भी। तो 2 में भी आपको ऐसे करना है, बस वहाँ पे एक बात और ऐड हो जाएगी, जो कि अभी मैं आपको इसके बाद बताऊँगा, सिर्फ पैसेज नंबर 2 के लिए। लेकिन ये वाले पॉइंट्स वैलिड है फॉर पैसेज 1 एंड 2, मतलब दोनों पैसेज के लिए ये वाली बात जो कि है वो वैलिड रहने वाली है। तो क्या-क्या बातें हैं, एक बार इनको अच्छे से देख भी लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो कि है वो चूज़ करना है। सिर्फ़ आपको एक बारी पढ़ के या फिर आपने देखा और आपने सीधा उसको टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पैसेज आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन जो कि है वो हमसे कहाँ से और किस रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर जो कि लग रहा है वही आपको चूज़ करना है। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि 2-3 आंसर आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर लग रहा हो, जो कि आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन के साथ यही वाला आंसर ही जो कि है सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, तो आपको वही वाला आंसर जो कि है चूज़ कर लेना है। देन आपको टू द पॉइंट रहना है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, ज़्यादा वर्ड्स मतलब आप लोग घुमाना चाह रहे हैं।
कम वर्ड्स में ही ट्राई करना है कि हम लोग बिल्कुल सही बात लिखें, हम कम शब्दों में ही सही बात लिखें, हम घुमाएँ ना ज़्यादा चीज़ों को। तो ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी है। देन आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, टीचर आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन माँगने नहीं बैठा है। आपने बस लिखा तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमने बिल्कुल सही लिखा है, वो आपकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाई है, मैंने आपको बताया था साथ ही में कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने जो सीबीएसई वाले हैं, उन्होंने अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी है कि हमने आंसर क्यों चूज़ करा है। आप लोगों से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं माँगने वाला है कोई भी। देन आपको करेक्टली इन्फर करना है आंसर और क्वेश्चन को। आप लोगों को सिर्फ़ आपने पढ़ा और ऐसे नहीं सीधा आपने आंसर मार्क कर दिया, नो। आपको पहले समझना है, इन्फर करना है, सब उसमें से निकालना है निचोड़ के आखिर ये क्वेश्चन हमसे पूछ कर रहा है और आंसर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग ही देना है। इट इज़ नॉट लाइक द थिंग कि आपने बस पढ़ा और लिख दिया, नो। पहले समझिए, वो क्वेश्चन कई बारी घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता है, हम कुछ और समझ जाते हैं और आंसर हम कुछ और ही लिखाते हैं। तो इस वजह से हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमें सही आंसर को ही ढूँढना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारी ज़रूरी बात क्या है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ के समझें कि वो आखिर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। देन द लास्ट पॉइंट इज़ ओनली राइट रिलेवेंट आंसर्स। सिर्फ़ हमें रिलेवेंसी ही दिखानी है। आप लोग कुछ भी लिख के आ जाएँगे आंसर में, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 नंबर ही अलॉट करे जाएँगे। मैंने आपको दिखा दिया है, तो उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि हम लोग आधे नंबर भी नहीं देने वाले हैं, नो हाफ मार्क्स। चाहे आप कुछ भी लिखें, तो आप लोग ये ना सोचें कि आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, नो। आपको 0 नंबर ही अलॉट होंगे अनटिल अनलेस आपने कोई रिलेवेंट आंसर ना लिखा हो। रिलेवेंट आंसर पे ही आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल जो क्वेश्चन की डिमांड था, आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिख दिया, तो आपको वो 2 नंबर भी दे देगा। लेकिन अगर आपने गलत ही लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, तो आपको 0 नंबर के अलावा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो यही था हमारी 5 बातें जो आपको पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2 के लिए ध्यान में रखनी है। लेकिन 2 के लिए एक और बात है जो कि मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ। तब देखिए, ये बात जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसेज नंबर 2 के लिए आप लोगों की वैलिड रहेगी। अ, इसमें मतलब बाकी बातें तो पैसेज नंबर 2 में 1 वाली ही फ़ॉलो हो रही थी, लेकिन जो एक बात सिर्फ़ आपको अलग से इसमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्राई करिएगा कि हम लोग जब आंसर ढूँढ रहे हैं, तब हम लोग सिर्फ़ जो डेटा दिया हुआ है, उसी में से ही आंसर को ढूँढें। हमें अब इतना दिमाग नहीं चलाना है कि हम अपनी ही नॉलेज उसमें यूज़ करने लग जाएँ, हम अपना उसमें दिमाग चलाएँ, नो। सिर्फ़ जो आपको गिवन डेटा है, उसी में ही आंसर छुपा हुआ है, उसी में से ही आंसर्स मिलेंगे। आपको कहीं और नहीं भागना है, अपना आपको दिमाग इसमें नहीं चलाना है फालतू सोचने के लिए। आंसर इसमें बहुत सिंपल होता है, बस घुमा के पूछे हुए होते हैं। तो जो घूमी हुई चीज़ है, उसको आपको मान लीजिए इस तरीके से घुमा हुआ है, लेकिन हमें इसको वापस सही तरीके से घुमाना है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो हमें इसको वापस क्लॉकवाइज़ में लेके आना है ताकि हम लोग टाइम को सही से समझ पाएँ। अब घड़ी अगर हम लोग उल्टी चलाने लग जाए तो शायद हमको समझ में ना आए। लेकिन हमें क्या करना है, समझने के लिए घड़ी को सीधी कर देना है। तो अगर हम लोग घड़ी ही सीधी कर देंगे तो क्यों नहीं हम टाइम पढ़ पाएँगे। तो इसका मतलब है कि हमें जो घुमा हुआ डेटा है उसको बस सीधा करके देखना है, उसको हम लोगों को अपने अकॉर्डिंग दोबारा मॉडिफ़ाई कर लेना है क्वेश्चन को, ताकि हम लोग ईज़िली आंसर तक पहुँच सकें। तो जो डेटा है आंसर आपको वहीं से ही मिलेगा, अपना माइंड आप लोगों को इसमें यूज़ नहीं करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग पैसेज नंबर 2 के भी आंसर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपनी साइड से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के भी ट्रिक्स एंड टिप्स बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी टिप्स एंड ट्रिक्स पैसेज नंबर 2 के भी बता दिए हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए ढूँढने में। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, क्योंकि उसकी टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। 1 के अकॉर्डिंग ही 2 को भी चलाएँ, बस उसमें एक बात ध्यान रखें कि जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग ही लेके चलें, अपनी इसमें आपको कोई नॉलेज एक्स्ट्रा नहीं देनी है, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग अपनी नॉलेज इसमें दें और गलत कर दें आंसर को, तो ऐसा नहीं करना। देखिए कितने यहाँ पे डेटा दिए हैं, 61%, 52%, बस यहीं से ही कन्फ्यूजन जो कि अराइज़ हो जाती है और आप लोग आंसर को गलत कर देते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन्स हैं वो दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज़ करके एक बारी इनको पढ़िए, ट्रू फॉल्स के भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही अगर आप लोग चलेंगे, जो कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, तो आप लोगों का इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। देखिए 8 क्वेश्चन है, लेकिन ये कितने नंबर का है आपका? 10 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। तो 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम लोग गलती ना करें। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का होगा। अब हम लोग मार्किंग स्कीम से देखते हैं कि किस तरीके से कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर होल्ड कर रहा है। सो हियर वी गो। ये रहा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि आपसे पॉसिबल वेज़ पूछे गए हैं। अब वेज़ बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे आपको देखिए कितने सारे वेज़ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 आपको टोटल यहाँ पे जो कि हैं 8 वेज़ बताए गए हैं। तो इसमें से अगर आप लोग कोई भी दो या फिर कोई भी रिलेवेंट वर्ड जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पॉइंट में अच्छे से मेंशन करा है। तो आप लोगों ने रिलेवेंट आंसर लिखा है, तो आप लोगों को 2 नंबर एग्ज़ामिनर दे देगा। और इनमें इनमें से ही अगर आप लोग कोई भी लिख देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको 2 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने रिलेवेंट भी लिखा है, तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएँगे। वहीं अगर आपने एक तो रेलेवेंट लिख दिया और एक आपने कोई भी ऊट-पटांग लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, दूसरे वाले का नंबर वो काट लेगा। और आधा नंबर कहीं नहीं सोचना कि आधा नंबर हमें यहाँ पे एग्ज़ामिनर दे सकता है किसी भी चीज़ का। जहाँ पे वो नहीं देगा हाफ मार्क्स, वहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन करा है दैट नो हाफ मार्क्स। आधे नंबर का यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। आधा नंबर इज़ नॉट अलाउड एट ऑल।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप लोग रेलेवेंट आंसर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। गलत लिखते हैं तो आपको कोई आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब इसमें लेकिन एक आपको फ्रीडम मिलती है कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इन्हीं के जैसा नहीं लिखना है। आप लोग थोड़ा-सा भी इनके अकॉर्डिंग ऐसे ही घूमता मतलब इसके अराउंड ही कोई आप लोग आंसर लिखते हैं, तो टीचर एक्सेप्ट करता है, वो आपको 1 नंबर देता है। लेकिन आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है। मान लीजिए उसने बोला है 40 मार्क्स, 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स की उसने आपको लिमिट दी है। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग इसको 35 से 45 वर्ड्स के बीच में ही लिखें। अभी कितना होता है, तो ये होता है आपकी अप्रॉक्स 3 टू 4 लाइन का आंसर। एक एवरेज हैंडराइटिंग की मैं बात करूँ तो 3 से 4 लाइन का ये आंसर आपका बनता है। अगर आप लोगों ने इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आप लोगों ने लिखा, तो आपका जो नंबर है वो टीचर काट सकता है कि आपने कम लिख दिया या फिर आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, इतना इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। देन यहाँ पे एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया क्यों चूज़ करा इन्होंने आंसर। ये भी सारे एमसीक्यू हैं, ये आपके 2 इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस टाइप का क्वेश्चन है? Question number 6, let us see. How might be the difference in budget priorities between solo and the group travelers impact the types of accommodations and activities offered by travel industry in India? Okay, एक प्रॉपर थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आपसे रेफरेंस पूछा गया है बजट की प्रायोरिटीज के बीच में। यस, सो अगेन यहाँ पे इन्होंने थ्योरी का ही आंसर दिया, थ्योरी का क्वेश्चन था तो यहाँ पे इन्होंने डेटा इंक्लूड नहीं करा है। लेकिन मे बी कोई स्टूडेंट हो सकता है जो कि यहाँ पे थ्योरी के साथ डेटा भी दे दे, लेकिन थ्योरी लिखनी, अब यहाँ पे देखिए थ्योरी लिखी है तो यहाँ पे थ्योरी लिखनी जरूरी है। जहाँ पे भी थ्योरी दी गई हो, क्वेश्चन में वो थ्योरी के फॉर्म में पूछ रहा हो, तो आपको थ्योरी ही मेंशन करनी है। अगर वो बोले कि मुझे डेटा ला के दो या फिर डेटा को कंपेयर करो, तो ही आप लोग डेटा को लेके आइएगा, अदरवाइज आप लोग थ्योरी में ही इसको इंडल्ज करने की कोशिश कीजिएगा। और डेटा के क्वेश्चन ऑलवेज डेटा से ही सॉल्व होंगे। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स करा है और दोनों बातें सही लिखी हैं। वहीं आपने एक बात सही लिखी, एक बात गलत लिख दी, तो आपको कोई 1 नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा मार्क्स को काट लेगा। और अगर आपने इसके अलावा कुछ भी और लिख दिया गलत बात, तो वो आपको 0 नंबर दे देगा। मतलब कोई आपको इसमें आधा नंबर, 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे एक एनीवन वाला आ गया। कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा वहाँ पे, उसके आपको एक कोई पॉइंट बताना होगा। तो आप इनमें इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप लोग कोई भी एक पॉइंट, फिर कोई भी एक रेलेवेंट पॉइंट। रेलेवेंट पॉइंट वो देखिए, जो एग्जामिनर है वो वर्ड टू वर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग कोई चलता है, कोई अपने अकॉर्डिंग भी चलता है। तो अगर कोई ऐसे एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे जो कि बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहा हो, तो वो रेलेवेंट आंसर वहीं एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे कि क्वेश्चन लिख रहा हो। अब कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा, देखिए इस क्वेश्चन में रेलेवेंट आंसर नहीं लिखा, तो वो यही ढूंढेगा कि आपने यही इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कोई और अलग बात लिख दी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा। और अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है तो वो सही बात पे भी मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। और कोई एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, वो स्टिक होते हैं। तो वो अगर जहाँ पे वो रेलेवेंट वर्ड पढ़ेंगे, वो वहीं पर ही मतलब इन तीनों पॉइंट के अलावा भी आपने कोई और अलग बात लिखी है जो कि रेलेवेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको नंबर दे देते हैं। तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग ट्राई करें कि हम लोग रेलेवेंसी और एक्यूरेसी मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना हम लोग कहीं भी और कहीं भी कभी भी ना भूलें। अगेन एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें से इन्होंने देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कि इन्होंने इस बात को फॉल्स क्यों बताया है, तो इसको भी एक बार जरूर रीड आउट करना है आपको। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पे। तो सेक्शन नंबर बी का आप लोगों को सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट यहीं से ही समझते हैं, क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन भी बनाना है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लोगों को फॉर्मेट और उसके नंबर पता चल गए, तो आप लोग कोई भी आंसर दे पाएंगे इजीली। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस अकॉर्डिंग आपकी जो कॉपी है वो चेक होने वाली है। तो अगेन मैंने बताया था कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपको 18 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें आपकी लॉन्ग भी होंगी और शॉर्ट भी होंगी राइटिंग स्किल्स। तो लॉन्ग वाली और शॉर्ट वाली में किस तरीके से मार्क्स का डिवीजन होता है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके ही इनको देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी नेम और एड्रेस यहाँ पे यूज करे गए हैं वो सारी फिक्शन है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले आता है आपका नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग में आप लोगों को किस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। तो अगर आप लोग सही फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ये वाली बात मैं आपको यहाँ पे भी लिखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए जो 3 बातें आपको स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं फॉर योर राइटिंग स्किल्स। एंड राइटिंग स्किल्स में भी जो आपकी शॉर्ट वाली हैं, उन तीनों के लिए तो ये वाली 3 बातें आपकी ऑलवेज वैलिड ही रहने वाली हैं। मतलब शॉर्ट राइटिंग स्किल के लिए अगर आप लोगों ने 3 पॉइंट्स करेक्टली फॉलो करे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और पूरे नंबर वो कितने मिलाएंगे आपको, ये अगर आपने तीनों सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करी, तो आपको मिल जाएगा टोटल ऑफ 4 मार्क्स। 4 नंबर पाने के लिए आप लोगों को ये वाली बातें ध्यान में रखनी है। तो नंबर 1 तो आपका ऑलवेज रहेगा कि आपको फॉर्मेट जो की है अपना सही लिखना है। आपने जहाँ पे भी फॉर्मेट में गलती करी, आपका ये 1 नंबर सीधे चला जाएगा। तो फॉर्मेट में आपकी कम गलती होती है क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि हमें फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। एक इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि आपको एक बॉक्स बनाना है, जो कि अभी मैं आपको स्क्रीन के थ्रू भी दिखाऊंगा। तो बॉक्स के अंदर आप लोगों को इंस्टीट्यूशन का नेम, फिर डेट, फिर टाइटल एंड फिर आपकी पूरी डिटेल्स जो भी हैं, देन आपका लास्ट में डेजिग्नेशन। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपका चलता है। हर राइटिंग स्किल के लिए ऑफ कोर्स ये फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन फॉर्मेट आप लोगों ने अगर सही से लिखा है,
तो इट इज़ फॉर श्योर कि आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। देखिए फिर 2 नंबर जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है, ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर जो आपको मिल रहे हैं, वो तो सबसे ईज़ी चीज़ के मिल रहे हैं, क्वेश्चन के कंटेंट के। अगर आपने सही से जो क्वेश्चन में जो बातें आपको दी गई थी, आपने वो बातें अच्छे से उठा के अपने इस फॉर्मेट के अंदर डाल दी, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई ना, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन था, तो क्वेश्चन में आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दिया होगा, तब वो आपने उठा के यहाँ पे सही से डाल दिया। डेट तो कुछ भी हो सकती है, अब टाइटल जो कि था वो आपने यहाँ पे सही से टाइटल उठाया और आपने यहाँ पे डाल दिया। और फिर जो कंटेंट था, कंटेंट इसमें देखिए थोड़ा-सा हमें अपनी लाइन इसमें डालनी होती है, लेकिन कंटेंट वही रहता है बीच में लिखने का, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया होता है। तो हम कहीं से अपनी चीज़ नहीं ला रहे हैं, जो हमें दिया हुआ है हमें इसमें वही डालना है। फिर आपका नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपका डेज़िग्नेशन। तो अगर आपने इतनी बातें क्वेश्चन में से सही से देख के इस फॉर्मेट के अंदर प्लेस कर दी, तो आपको 2 नंबर टीचर अलॉट कर देगा, तो कहीं आपकी दिक्कत आएगी नहीं। अब जो सिर्फ़ 1 नंबर रह जाता है वो है ग्रामर और स्पेलिंग का, तो ग्रामर का भी आधा नंबर है और स्पेलिंग का भी आधा नंबर है। अगर आपने कहीं पे स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप टीचर आपके आधे नंबर काट लेगा। अगर आपने कहीं पे ग्रामर गलत लिख दी, इस एमआर से आप लोग वॉज़ वर्ब में चले गए, आपने टेंस गलत कर दिया, कोई भी आपने ग्रामेटिकल आपने कोई सेंटेंस गलत लिख दिया, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये वाली बात इतना आपको कॉम्प्लेक्स इसको बनाना ही नहीं है, जितना आप लोग इसको सिंपल रखेंगे, उतनी ही आपको ईज़िली ये 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसको ईज़ी रखिए, तो ये वाले नंबर मिल जाएँगे। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। देखिए, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको अपने वर्ड्स इसमें बहुत अच्छे डालने हैं। सिर्फ़ इसमें बात छोटी-सी कही गई है कि फॉर्मेट अच्छे से लिखो और जो क्वेश्चन में जो कंटेंट दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट के अंदर डाल दो और अपनी जो ग्रामर और स्पेलिंग है वो इसको डालते हुए सही रखना। तो अगर आप लोगों ने इतना काम बिल्कुल सही से कर दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएँगे। तो इसको ईज़ी ही रखना है। इसको अगर आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो ये 4 नंबर भी आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे। लॉन्ग राइटिंग स्किल के लिए थोड़ी बातें अलग हो जाती हैं। वो क्या होंगी वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाली बात समझना बहुत ज़रूरी था आपकी शॉर्ट राइटिंग स्किल्स के लिए। अब एक बारी सारी जो भी हमारी शॉर्ट राइटिंग स्किल है उनके हम लोग फॉर्मेट और किस तरीके से क्वेश्चन के कंटेंट में हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, स्पेलिंग और ग्रामर कैसे सही रखनी है, वो अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं और फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। जो सेगमेंट अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सेगमेंट में एक्चुअली मेरी जो माइक था और जो मेरा कैम था, फेस कैम, वो थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम की इश्यू की वज़ह से वो हाथ से हट चुका है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, ना ही मेरी वॉइस आपको सुनाई देगी। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है देख के, वो क्या है, स्क्रीन मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको बताया था पूरा का पूरा आपके फॉर्मेट के बारे में ऑफ द शॉर्ट राइटिंग स्किल, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको अब दिखेगा। तो आप एक बारी इसको खुद भी अगर वीडियो को पॉज़ करके आप लोग चेकआउट करते, तो आप लोग समझ पाएँगे कि मैंने जो आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करा है, वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर मेरी वॉइस ना भी सुनाई दे, तो आई 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 होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए ईज़िली। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है, अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक बारी उनको माइंड में रख के इसको स्क्रीन पे जो आपके चल रहा है, इसको एक बारी देखिएगा ज़रूर। अभी आप लोग जब ये शॉर्ट राइटिंग स्किल वाला जहाँ पे ये पैराग्राफ खत्म होगा, जहाँ पे ये वाला सेगमेंट खत्म होगा, उसके बाद जहाँ से लॉन्ग राइटिंग स्किल स्टार्ट होगी, वहाँ से मेरी वॉइस दोबारा से रिकवरी हो जाएगी, वो दोबारा से आपको सुनाई देने लगेगी। लेकिन तब तक के लिए एक बारी इसको आप लोग रीड आउट ज़रूर करिए। सो अब मैं आपको मिलूँगा सीधा लॉन्ग सेगमेंट में, जहाँ पे लॉन्ग राइटिंग स्किल्स हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि शॉर्ट वाली सारी एक जैसी रहने वाली हैं, तो इन्विटेशन एंड रिप्लाई में भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे रहेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। बस क्या बदलेगा इसमें, फॉर्मेट बदलेगा, जो 1 नंबर का आपका काम है। तो फॉर्मेट जो 1 नंबर वाला है उसके लिए ही हमें यहाँ पे देखना है। So card type formal invite, a single sentence presentation in third person और end line punctuation skipped। इसका मतलब क्या है, हमें थर्ड पर्सन में ही इसको लेके चलना है। एंड लाइन में हमें पंक्चुएशन जो की है वो नहीं लिखनी है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम इसमें यूज करना है, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, जो आपका ये इन्विटेशन है, इन 5 क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए। हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम एंड किस पर्पज से। कौन है जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस टाइम पे ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है। इन क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए आपका इन्विटेशन। देन आपका नाम उसमें होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजर का, और स्पेशल इनवाइटीज अगर कोई है, मतलब कि चीफ गेस्ट अगर कोई है तो उनका नाम भी अलग से होना चाहिए। सिग्नेचर की इसमें नीड नहीं होती है, और इसमें जो लेआउट है उसमें बेसिकली होना चाहिए आपका होस्ट का नाम, फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, मतलब एक कॉर्डियल वे में होना चाहिए सारी चीज़ें, क्यों वो इन्विटेशन हो रहा है, मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, डेट टाइम वेन्यू सब होना चाहिए, स्पेशल गेस्ट के बारे में होना चाहिए, RSVP भी लिखा होना चाहिए, देन कॉन्टैक्ट की डिटेल्स और नंबर। अब ये तो हो गए आपके शॉर्ट वाले। अब हम आ जाते हैं आपके लॉन्ग वाले पे, तो इसका मतलब आपकी जो लॉन्ग वाली राइटिंग स्किल्स थी वो थी 2, और दोनों ही थी आपकी 4 नंबर की। तो ये हो गया आपके 4 2 ज़ा 8 मार्क्स। अब आपके 10 नंबर बचे हैं, तो वो 10 नंबर होंगे आपके 2 लॉन्ग राइटिंग स्किल से। तो आपकी राइटिंग स्किल भी 2 ही होंगी लॉन्ग वाली। एक होगी आपकी लेटर राइटिंग और दूसरी होगी आपकी आर्टिकल राइटिंग, और दोनों ही 5-5 नंबर की होगी, तो 5 2 ज़ा 10 मार्क्स वहाँ पे कवर हो जाएँगे। तो इसका भी हम लोगों ने जैसे शॉर्ट राइटिंग स्किल में ये पॉइंट समझे थे, ऐसे हम लोग एक बारी लॉन्ग के भी समझ लेते हैं, ताकि हमारा आगे जो चीज़ें समझने की हैं वो ईज़ी हो जाए। सो सी 3 पॉइंट्स तो आप लोगों के सेम रहेंगे यहाँ पे शॉर्ट राइटिंग स्किल्स वाले ही, 1 2 1 3 वाला, जिसमें कि फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन का आपने कंटेंट उठा के लिखा उसका 2 नंबर, और स्पेलिंग और ग्रामर के भी 1 नंबर। बस यहाँ पे जो ये 4 नंबर के साथ जो 1 नंबर ऐड होके 5 नंबर बना रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, मतलब कम से कम आपको 1.5 पेज तो इसमें लिखना ही चाहिए। तो इस 1.5 पेज में आपको आइडियाज़ भी, अब देखिए आप लोग इसमें अपने ऐड करेंगे, इसमें आपको वर्ड्स अपने डालने पड़ेंगे। और डालेंगे तो आपकी टेंडेंसी बढ़ती है कि आप लोग ग्रामर और स्पेलिंग को थोड़ा-थोड़ा गलत कर सकते हैं। आपने थोड़ी गलत ग्रामर लिख दी तो वहाँ पे आपके इनके भी नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो बढ़ रहा है। पहले उसमें कम था, अब आपका बढ़ रहा है जो कंटेंट है। तो कंटेंट बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स भी बढ़ती हैं, तो ग्रामर का भी आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है और स्पेलिंग का भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप लोग बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी कितना ज़्यादा मटेरियल दिया होगा, इतना मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया होगा और हमें इसको इतना बड़ा करके लिखना है, तो हम इसमें आइडियाज़ डालेंगे। तो जब हम लोग इसमें अपने आइडियाज़ डालेंगे, हम लोगों को इसमें अपने विचार डालेंगे, तो वो आइडियाज़ अगर हमने एप्रोप्रिएट डाले हैं, हमने सही वर्ड्स का यूज़ करा है, हमने अच्छे वर्ड्स का यूज़ करा है, तो आप लोगों को आधा नंबर जो कि है अलॉट हो जाएगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आइडियाज़ का नहीं, एक सीक्वेंस का भी फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आपने सजेशन पहले दे दिए, फिर आपने बात हाइलाइट करी और लास्ट में आपने कोई और अलग बात कर दी, नो। एक सीक्वेंस चलता है कि आप लोगों को पहले उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, फिर आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है, और फिर लास्ट में आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, वो बताना है। तो एक सीक्वेंस में अगर आप लोग चलेंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपने दोनों बात सही से करी है, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर वो टीचर जो कि अलॉट कर देगा, टोटल यहाँ पे आपका 5 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 जगह से आप लोगों के नंबर कटने के चांसेस है। देखिए फॉर्मेट तो सब सही कराते हैं, कंटेंट भी लिखाते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, मतलब डिटेल्स ही भरनी होती है, फॉर्मेट में आपको सारी डिटेल भरनी है। अब वहाँ पे सिर्फ आप डिटेल भर रहे थे तो भी आपका काम चल जा रहा था, यहाँ पे आपको डिटेल भरने के अलावा भी अपनी बातें लिखनी है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में नंबर स्कोर करने की दिक्कत होती है। 3 नंबर तो लाना इज़ वेरी ईज़ी है। लेकिन 4 और 5वां नंबर लाना इज़ टिपिकली डिफरेंट, क्योंकि आप लोग अपने आइडियाज़ को एक तो करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज़ करना है, और दूसरा उनको जब आप लोग सीक्वेंस में लाएँगे, कंटेंट बढ़ेगा तो आपकी ग्रामर भी और स्पेलिंग की मिस्टेक भी बढ़ जाएँगी। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अपने क्वेश्चन रखना है, और ये कैसे होगा? जितने ज़्यादा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे ही आप लोगों को यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएँगे। तो मैंने अपनी साइड से आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि 3rd और 4th पॉइंट में आपको नंबर कट सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, नंबर स्कोर करने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और किस तरीके से आपको आप कैसे उसको लिखेंगे कि आपको बिल्कुल सही आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हुआ देखेंगे। चाहे कोई लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, हर में ही ये वाली बातें फॉलो करी जाएँगी। अब देखिएगा कैसे। सबसे पहले आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में किस तरीके से आपका फॉर्मेट चलने वाला है, यहाँ पे सिर्फ मोटी-मोटी बातें दी गई हैं। पूरा डिटेल वाली वीडियो मैंने बताया था, अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से चीज़ें मेंशन्ड है, दी हुई हैं। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सेंडर एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन लिखनी है, क्योंकि फॉर्मल है तो आप लोग रिस्पेक्टेड ही लिखेंगे ऑब्वियसली। देन आप लोगों को सैल्यूटेशन सब्जेक्ट हम लोग लिख चुके हैं लेटर। लेटर जो भी आपका है हमें पूरा मतलब उसका कंटेंट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब आपको क्लोजिंग में जो आपका पूरा फॉर्मेट चलता है वो लिखना है। तो जनरली लार्जली एक्सेप्टेड जो कि है वो है योर्स ट्रूली, किसके लिए? लेटर टू एडिटर। एंड बिजनेस सर्किट्स में जो ज़्यादातर एक्सेप्ट करा जाता है, मतलब कि जॉब वाले सर्कमस्टांस में योर्स सिंसियरली।
लेकिन अगर आप लोग योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली में से कोई सा भी लिखते हैं तो टीचर उसको सही मानेगा, उसको गलत नहीं करेगा। तो आप लोग ट्राई करिए कि यही दोनों लेके चलिए। इनके अलावा आप लोग कुछ और लिखते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। फिर वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। लेकिन आपको क्या ट्राई करना है कि आप लोग योर्स सिंसियर और योर ट्रूली ही लिख के आए। फिर अब आ जाता है आप लोगों का लेटर। तो एक तो होता है आपका लेटर टू एडिटर और एक होता है एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर जॉब का आंसर। तो इसका क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पढ़वा देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एंड हियर वी गो। ये तो आपका इन्विटेशन हो गया, इन्विटेशन का भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पे आता है आप लोगों का Yes. Write a letter to the Millie Joher Arts along with your biodata expressing your interest in the advertised post. इसका मतलब ये एक पूरा इन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अब देखिए बहुत सारी चीज़ें तो आपको इसी में से मिल जाएंगी। जैसे कि आप इन्होंने दिया हुआ है कि हमें फ्रेशर चाहिए, तो आपको भी लिखना है कि मैं एक फ्रेशर हूँ। एक्सपीरियंस्ड भी इनका मतलब इन्होंने लिखा है कि फ्रेशर भी चल सकता है और एक्सपीरियंस भी चल सकता है। तो आप लोग अपने आप को कुछ भी बता सकते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ या फिर मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर अगर आप लोग एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपको जगह भी बतानी पड़ेगी कि मैंने कहाँ पे वर्क करा है, कितने टाइम तक वर्क करा है। तो फ्रेशर ही यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन इन्होंने जो रिक्वायर्ड आपकी डिग्री मांगी है वो है डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग। तो ये भी आपको मेंशन करेगा कि मैंने कहाँ से करा है डिप्लोमा। देन स्किल्स भी आपको मेंशन करनी है कि मुझे सारी स्किल्स आती हैं। देन इन्होंने रिज्यूम भेजने का एड्रेस दिया है, तो यही एड्रेस बन जाएगा रिसीवर एड्रेस। तो इस तरीके से लेके आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। देन जो बची हुई डिटेल्स है वो आपको ध्यान से मिल जाएंगी। तो देखिए कितनी सारी जो डिटेल्स है वो हमें क्वेश्चन से ही मिल गई है। इसलिए मैंने बोला था कि 3 नंबर लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 3 नंबर हम लोग आसानी से ले आते हैं। जो नंबर कटते हैं वो है 4th और 3rd पॉइंट में। अभी बी क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। यह आपका लेटर टू एडिटर है, यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर, ये लिखा। तो ये लेटर टू एडिटर का है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि अवेयरनेस के लिए किस तरीके से पर्सन या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हमारे अपने ऊपर या फिर बाकी के ऊपर। और हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए। फाइन लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की हेल्प हम लोग ले सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। तो ये 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। 6th भी देख लीजिए, आपका आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप तो आप आर्टिकल राइटिंग कर लीजिए या फिर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग कर लीजिए एंड क्राफ्ट योर रिपोर्ट। तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। फॉर्मेट्स अगेन आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर करके आने हैं फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट आप लोग अगर गलत कर देंगे तो फिर देन इट इज़ योर मिस्टेक। आपके एंड पे आपने कमी छोड़ दी है तो वो आप ही की मिस्टेक काउंट होगी, अगर आप लोगों ने फॉर्मेट भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा तो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले आए हैं लेटर फॉर द जॉब। तो जॉब वाले में आप लोगों को बेसिकली क्या-क्या बातें लिखनी है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले कवरिंग लेटर जो पूरा फॉर्मेट होता है, देन रेफरेंस देना है कि हमें कैसे पता चला जॉब के बारे में, तो हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था। और ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देखा था, न्यूज़पेपर में देखा या कहाँ पे देखा, तो वो वाली बात आप पूरी मेंशन कर दीजिएगा। देन सूटेबिलिटी फॉर द पोजीशन कि मैं क्यों सूटेबल हूँ उस पोजीशन के लिए जो आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखी है। देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में आपको पूरा अपना रिज्यूमे देना है, प्रोफाइल फॉर सेल्फ, एजुकेशन की क्या क्वालिफिकेशन है, कितना आपको वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोग फ्रेशर हैं तो आपने कितनी टाइम की इंटर्नशिप ली है या फिर आपने पार्ट टाइम कहीं काम करा है। देन बाकी और जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन अब हमारा जो बी वाला आता है वो आता है लेटर टू एडिटर, जिसमें कि पूरी एक आपकी पूरा एक अच्छा खासा फॉर्मेट चलता है इसका। तो मतलब बहुत ईजी है लेटर टू एडिटर लिखना। इसमें इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब ये देखिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना तो टीचर भी समझता है, इसमें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप कोई भी बात इसमें से लिख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप लोग इसी के अकॉर्डिंग लिखें, लेकिन हाँ टीचर्स की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप लोग सेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख पा रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल। तो देखिए अब आ जाती है आपकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइटिंग स्किल, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो अगेन जो चीज़ें थी वो तो ये 4 पॉइंट सेम ही रहेंगे यहाँ पे भी। बस बदलने वाली चीज़ क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, और ये बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग क्वेश्चन से बना ही लेते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको याद करके जानी है वो है फॉर्मेट। एंड ये याद भी रहता है, गलती तो 3rd और 4th पॉइंट में ही होती है जैसे कि मैंने आपको बताई थी। ये आप लोग याद करके जाते हैं और याद रह भी जाता है, लेकिन गलती जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाती है। अच्छा देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो आपकी लॉन्ग राइटिंग स्किल्स है उसमें बॉक्स यूज़ नहीं होगा कहीं भी। शॉर्ट वाली में एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि शॉर्ट वाली में बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अलग से नंबर है, और लॉन्ग वाली में बॉक्स नहीं बनाना। ये वाली बातें ध्यान में रखिएगा करते हुए। इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिस्ट कर दी यहाँ पे, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इन बातों को अगर आप लोग ध्यान में रख के चलते हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं है लेकिन आप लोग इन बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपको ऑफ कोर्स अच्छे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल राइटिंग को। तो इसका फॉर्मेट शुरू होता है टाइटल एंड बायलाइन से, मतलब इसमें लिखा हुआ छोड़ने के बजाय हम लोग देखने वाला ज़्यादा पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। तो इलस्ट्रेट द थीमेटिक कनेक्ट एंड आई कैचिंग।
मतलब कि बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंट एक तो होना चाहिए जो कि आपको रिलेट करवा सके आपका क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन है आप लोगों का इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो आपका टाइटल ही देखिए ये होना चाहिए कि राइजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। इस तरीके से आप लोग शुरू करिए। फिर आपको लिखनी है बायलाइन कि किसने ये आर्टिकल किसने लिखा है, द नेम ऑफ द राइटर अलोंग विद द डेजिग्नेशन। तो ये फिक्शियस इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी हुई होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आप लोग कोई भी झूठा नाम या फिर झूठी पोजीशन को यूज़ करेंगे। सही नाम नहीं लिख के आना। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यूज़ फिक्शियस इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन में ना दिया जाए। बोर्ड के पेपर में 100% आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में ये वाली बात मेंशन्ड होगी। देन इंट्रोडक्टरी पैरा आप लोग स्टार्ट करेंगे। 3 पैरा में आप लोगों को इसको लिखना है। तो पहला वाला जो पैरा है वो सिर्फ टॉपिक को स्टार्ट करेगा, मतलब उसको एड्रेस करेगा और थोड़ा-सा उसको एक्सपैंड करेगा। देन जो पैरा नंबर 2 है वो पैरा नंबर 1 को अब इलैबोरेट करेगा। वो उसकी सारी चीज़ें बताएगा कि क्या-क्या कॉज़ है, किस तरीके से बढ़ता है, क्या इसका हम पे इफ़ेक्ट करता है और किस तरीके उसके एविडेंस की, जैसे कि वर्ल्ड रिपोर्ट ने हमें बताया है कि आजकल इंडिया में पहले पॉपुलेशन इतनी हुआ करती थी, आज के टाइम पे इतनी। इसमें आप छोटी बात भी लिख सकते हैं कि पहले वो उसने बताया था कि पॉपुलेशन थी एप्रॉक्स 6 बिलियन और अब वो हो चुकी है 8 बिलियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप लोग फिक्शियस डेटा जो कि है यूज़ कर सकते हैं। कोई नंबर नहीं काटेगा, बस आप लोगों को वो जानना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग लिख सकें तो उसको क्या आप लोग कॉन्फिडेंटली अपनी बात प्रूव कर पाएँगे। देन जो नंबर 3 वाला पैराग्राफ होगा वो होगा आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ। तो इसमें आप लोगों को अपना ओपिनियन देना है कि क्या इसमें करा जा सकता है या फिर कमेंट्स भी देने हैं कि ऐसा आज तक अच्छे से सुधार नहीं हो पाया है, इस पे और चीज़ें होनी चाहिए। रिकमेंडेशन होना चाहिए, क्या होप है, क्या एक्शन कोई ले सकता है इस पे या फिर कोई वार्निंग अगर आप लोग लोगों को देना चाहते हो कि अगर आप लोगों ने इस पे अपना अभी से ही काम करना शुरू नहीं करा तो क्या पता आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ बन जाए। तो इस तरीके की लाइन यूज़ करके आप लोग इसको फिनिश कर सकते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोग इसके बाहर एक डब्बा बना हुआ देख रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे बताने की है जो आर्टिकल है वो डब्बे में नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे डब्बा इसलिए यूज़ करा गया है ताकि वो अच्छे से इस बात को बता सके कि टाइटल ऐसे है, बायलाइन ऐसे है। लेकिन जब आप लोग अपनी आंसर शीट में इसको लिखेंगे तो डब्बा नहीं बनाना है। डब्बा जो आर्टिकल है वो बॉक्स में नहीं होता है। लॉन्ग राइटिंग स्किल कोई भी बॉक्स में नहीं लिखी जाएगी, शॉर्ट वाली सारी बॉक्स में लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो कि था वो इस तरीके से आप लोग लेके चलेंगे। इंट्रो अपने अकॉर्डिंग दीजिए, कोई भी आपकी जो टीचर्स ने आपको लाइन बताई है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। और उसमें लेकिन आपको प्रॉब्लम मेंशन कर देनी है, वो मेंशन किस तरीके से करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन पैरा नंबर 2 में आ जाता है आप लोगों का पूरा उसकी डिटेल्स, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, रीजंस टू वॉलंटियर एंड लास्ट में कंक्लूजन देखिए इन्होंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, वो बता नहीं सकते हैं कि वो क्या लिखेगा उसमें। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि वो राइटर का ओपिनियन यहाँ पे माँग रहा है, तो आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं वो यहाँ पे वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे आपकी जो बात आएगी वो आएगी ग्रामर की, आपको यहाँ पे करेक्ट ग्रामर का यूज़ करके अपनी लाइनों को बनाना है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए, आइडिया यूज़ करिए, तो आपको ये भी दोनों नंबर मिलके पूरे 5 नंबर वो मिल देगा दे देगा। अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। 2 देखिए यहाँ पे मुझे एक अलग से मेंशन करी हुई चीज़ दिख रही है कंक्लूजन की लाइन, लेकिन ये वैलिड नहीं रहेगी। यहाँ पे हर एक का अलग ओपिनियन रहेगा, अलग कंक्लूजन रहेगा। सिर्फ़ एक लाइन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जो कि हर एक क्वेश्चन में आप लोग मतलब जनरली लिख सकते हैं लास्ट में। द थिंग इम्पोर्टेंट इज़ फॉर यंग एडल्ट्स टू गेट इन्वॉल्वड, इसमें आप लोग इन्वॉल्व हों और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें वर्ल्ड के अराउंड। देन रिपोर्ट राइटिंग का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। हेडलाइन और बायलाइन होगी अगेन रिपोर्ट किस डेट और टाइम पे हम लोग वो वाली बात रिपोर्ट कर रहे हैं। देन पैराग्राफिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, फिर 1 से 2 पैराग्राफ में आप लोग उस पूरी इवेंट की डिटेल्स देंगे, रिपोर्ट करेंगे। मतलब कि जैसे स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन हुआ किसी भी XYZ स्कूल में, तो आप लोग उस पूरे XYZ स्कूल की रिपोर्ट लिखेंगे कि सबसे पहले हेडलाइन क्या एनुअल डे फंक्शन इन दिस स्कूल, ये रिपोर्ट मैंने जो भी नाम दिया होगा क्वेश्चन में उसने ढूँढ के निकाली है। इस दिन और इस डेट पे ये वाली रिपोर्ट वो लिख रहा है। देन इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना है कि मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको अगेन मैंने बताया था आपको फॉर्मेट के लिए एक अलग वीडियो जो कि मैंने पूरी बनाई है, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। अगर आप लोग अभी फॉर्मेट को समझते हैं या फिर एकदम लास्ट मोमेंट तक आप लोग फॉर्मेट को छोड़ देते हैं कि हाँ, ये तो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो नो ऐसा नहीं होता है। हर एक फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है। किसी फॉर्मेट में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग थर्ड पर्सन को लें, किसी में ज़रूरत पड़ती है हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चलें, तो वो अलग-अलग चीज़ पे डिपेंड करता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग फॉर्मेट को सही से समझ सकें। अब यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ़ एक मार्किंग स्कीम है, तो यहाँ पे इतने अच्छे से इतने डिटेल में ये चीज़ बताई नहीं गई है। लेकिन हाँ अगर चेक करने वाला टीचर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही चेक करेगा। वो नहीं एक्सेप्ट करेगा अगर आप लोगों ने थर्ड पर्सन की जगह फर्स्ट पर्सन यूज़ कर दिया, फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन यूज़ कर दिया। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में पूरी डिटेल दी गई होगी, थर्ड वाले में आप लोग जो कि है कंक्लूड करेंगे पैराग्राफ को। तो रिपोर्ट में जो कि है इन वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि कौन करा रहा है, कहाँ और कब हो रहा है, व्हाट एंड हाउ कैसे और क्यों हो रहा है, देन व्हाट डिड दोज़ प्रेजेंट थिंग
कि आखिर लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उनकी क्या राय थी, उन्होंने मतलब लास्ट में तालियां बजाई, लोग खुश हो गए लास्ट में, इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, क्वेश्चन नंबर बी रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, या तो आप आर्टिकल राइटिंग करिए या फिर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग करिए। तो अगर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था उसमें इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आंसर होंगे, और इस तरीके से आप लोगों को नंबर भी मिलने वाले हैं। अब हम लोग 2 अपने सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग 40 नंबर अपने बना चुके हैं जो कि हमें नहीं पता थे। ये हमारे अपने अलग से नंबर थे, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता था, कहाँ से आएँगे, कैसे होंगे। लेकिन हाँ, अब हमें नंबर को बना चुके हैं। अब हमें 40 नंबर वो वाले बनाने हैं जो कि हमें पहले से ही आता है। बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, किस तरीके से कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर हम लोग ये समझ गए तो हम लोग ये वाले 40 नंबर भी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो एक बारी हम लोग क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन को हमें किस तरीके से लेके चलना है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने 40 नंबर जो आपके लिटरेचर सेक्शन के हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग करके दिखा दी है, एंड आई डोंट थिंक कि इतनी डिटेलिंग के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाएगा। इस डिटेलिंग में मैंने इतनी सारी चीज़ें पूरी बता दी हैं, क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर वाइज़, बुक वाइज़ भी, कि आप लोगों को दिक्कत हो ही नहीं सकती। इस वीडियो के बाहर तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी जिसमें कि आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो के बाद आई थिंक आपकी पूरी स्ट्रैटेजी भी रेडी हो जाएगी और आपको तरीका भी आ जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और किस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी आप अपने पेपर से पहले ही पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा टोटल जो लिटरेचर का सेक्शन है वो है हमारा 40 मार्क्स का। अब इस 40 मार्क्स का जो डिवीजन है वो देखिए कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो फ्लेमिंगो नाम की बुक है उसमें आपके 6 चैप्टर्स होने वाले हैं, और आपकी जो पोएम है वो होने वाली है 5। अब ये चैप्टर और पोएम मतलब फ्लेमिंगो की पूरी बुक के जो टोटल नंबर है वो है 27 नंबर, मतलब फ्लेमिंगो बुक आपकी 27 नंबर की आएगी, मतलब सारे चैप्टर और पोएम मिला के फ्लेमिंगो की बुक 27 नंबर की मिलेंगी। अब चैप्टर कितने हैं? 6 चैप्टर हैं फ्लेमिंगो की बुक में, और पोएम कितनी है? 5 है। अब चैप्टर वाइज मैं देखिए इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि सारे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आते हैं, इसलिए यहाँ पे चैप्टर वाइज ब्रेकेज नहीं हो सकता है। टोटली हम लोग बता सकते हैं कि फ्लेमिंगो की बुक में से टोटल 27 नंबर का मटेरियल हमसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं, आपकी एक और बुक आती है विस्टास नाम की सप्लीमेंट्री बुक। तो विस्टास बुक में आपके हैं टोटल 7 चैप्टर्स। अब इस 7 चैप्टर्स का जो टोटल नंबर आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो होगा 13 नंबर। अब 13 नंबर की आपकी विस्टास बुक आएगी, 7 चैप्टर मिला के टोटल 13 नंबर बनाएंगे पेपर में। तो यही 27 और 13 नंबर मिलके 40 नंबर का आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाएगा इन योर इंग्लिश एग्जाम। तो फ्लेमिंगो की बुक 27 नंबर की, विस्टास बुक 13 नंबर की, 40 नंबर आपकी बना दी। अब ये तो हो गया हमारा बुक वाइज ब्रेकेज। अब हम लोग क्वेश्चन वाइज भी समझते हैं और आप चैप्टर और पोएम भी देख लीजिए। तो इसका मतलब आपकी टोटल चैप्टर्स फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और विस्टास के चैप्टर्स कितने हैं? 13 चैप्टर्स है और 5 आपकी पोएम्स है। तो ये 13 और 5 इट इज अ टोटल ऑफ 18 नंबर के आपके सारे के सारे चैप्टर और पोएम मिला के आपका बनता है 18 टोटल। टोटल इज 18 आपको इन टोटल चैप्टर और पोएम मिला के आपको 18 चीजें पढ़नी है विस्टास और फ्लेमिंगो की बुक में से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वाइज। तो क्वेश्चन वाइज अगर आप लोग देखें तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो है आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आरटीसी के क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब इसमें भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देखिए चलेगा। फ्लेमिंगो की बुक में से आपके 2 आरटीसी पूछे जाएंगे, एक होगा आपकी पोएम में से और एक होगा आपका क्वेश्चन में से, मतलब चैप्टर में से। तो एक आपका यहाँ पे चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा और एक आपका पोएम में से क्वेश्चन आएगा। तो पोएम और चैप्टर मिला के आपके यहाँ पे 2 फ्लेमिंगो की बुक से आरटीसी आएंगे। हर एक आरटीसी फ्लेमिंगो की बुक वाला 6 नंबर का होगा। इसका मतलब 2 इंटू 6 इज 12 नंबर। तो 12 नंबर के आरटीसी आपके फ्लेमिंगो की बुक से आएंगे, और एक आरटीसी आपका विस्टास की बुक में से आएगा, मतलब इन 7 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का आपका यहाँ पे आरटीसी आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का होने वाला है। तो ये दोनों के नंबर मिला के आपके 16 नंबर यहाँ पे बन जाएंगे। आगे बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो ये आपके 2 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे विस्टास की बुक हो चाहे फ्लेमिंगो की बुक हो, 2 नंबर का ही शॉर्ट आंसर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप लोग आधा पेज तो लिख के ही आए। देन 5 इंटू 2 इज 10, 10 नंबर के आपको फ्लेमिंगो की बुक से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन होंगे, पोएम से भी होंगे और चैप्टर से भी होंगे। सिर्फ एक से नहीं होंगे, पोएम से भी क्वेश्चन हो सकता है, चैप्टर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये दोनों के 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। देन 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हमें विस्टास की बुक से देखने को मिलने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन में से आपको मतलब 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आप हो गए आपके 4 नंबर। देन हम आगे बढ़े तो आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो फ्लेमिंगो की बुक से आपका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और विस्टास की बुक से भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
और आपको इसमें से या तो पोएम वाला करना है या फिर आपको चैप्टर वाला करना है। मतलब मैंने यहाँ पे चॉइसेस मेंशन नहीं करी है, लेकिन इन वाले सारे क्वेश्चंस में आरटीसी में शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर में आपको चॉइस मिलेगी करने के लिए। आरटीसी में भी आपके पास चॉइस होगी, आप कोई सा भी जो आपको आता है वो कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको कोई भी 5 करने हैं जो आपको आता है। इस वाले में आपको 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी, 3 में से जो भी आपको आते हो आप कोई भी 2 कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे एक पोएम का क्वेश्चन होगा और एक चैप्टर का क्वेश्चन होगा फ्लेमिंगो में से। फ्लेमिंगो में से एक पोएम का और एक चैप्टर का क्वेश्चन होगा। आपकी मर्जी, आपको कोई भी करना है, लेकिन क्वेश्चन कितने का होगा? 5 नंबर का। फिर 5 नंबर यहाँ पे हो गए एंड ये थे आपके 4 नंबर यहाँ पे। एंड एक एक आपका आएगा स्टार्स की बुक में से, तो कोई से भी चैप्टर का आ सकता है, मतलब 2 चैप्टर की चॉइस होगी, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकता है और क्वेश्चन होगा आपका 5 नंबर का। तो आप इनका टोटल कर लीजिए, टोटल आपका 40 मार्क्स ही बन जाएगा। 16 यहाँ से, 14 यहाँ से और 10 यहाँ से मेक्स अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है आपके नंबरों का। मैंने यहाँ पे जितना डिटेलिंग वाला हो सकता है बता दिया है। एंड आपको मैं बता दूं कि एक मैंने ब्लू प्रिंट की वीडियो अलग से अपने चैनल पर अपलोड करी है 2024-25 वाली इंग्लिश के बैच के लिए, जिसमें कि मैंने चॉइस के साथ आपको पूरा ब्लू प्रिंट दिया है। उसमें सिर्फ ब्लू प्रिंट है, उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन नहीं करा है, सिर्फ उसमें ब्लू प्रिंट दिया गया है। अगर आपको सिर्फ ब्लू प्रिंट देखना है तो वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। उसमें चॉइस के साथ कितने क्वेश्चन नंबर होंगे और उसमें बस ये वाली चीज थी कि उसमें मैंने क्वेश्चन के साथ नहीं बताया था। ये वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने चॉइसेस नहीं दिखाई क्योंकि आपको भी क्वेश्चन तक मैं दिख जाने वाली है और आपसे मैं यहाँ पे अटेम्प्ट भी करवा रहा हूँ वीडियो को स्टॉप करके। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट दे दिया है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने अलग से बताई हैं, तो वो वाली वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा पेपर से पहले, क्योंकि ये वाली वीडियोस आपकी प्रिपरेशन तो हो जाती है, लेकिन नंबर लाने के लिए ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बताओ, आपको आइडिया रहना चाहिए पहले से ही कि हमें किसके अकॉर्डिंग कितना लिखना है। लॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप कम से कम 1.5 पेज का तो आंसर लिख के ही आए। 1.5 पेज का आंसर इसमें मस्ट है, मस्ट है। इज मस्ट टू राइट 1.5 पेज आंसर ओवर हियर। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है इसमें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बुक वाला, मतलब जो हमारा सैम्पल पेपर वाला था वो वाला आप अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा इसमें लिटरेचर का बता दिया है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अपने सैम्पल पेपर की तरफ, जिसमें हम लोग लाइव देखेंगे। सो हेयर कम्स आवर सैम्पल पेपर एंड अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। अब मैं आपको एक बार जल्दी से क्वेश्चन का पूरा जो हमारा क्वेश्चन सेट है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। यस, सो यहाँ से हमारी रीडिंग स्किल्स ऑफ लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट होती है। 40 नंबर का ये है। अब देखिए चॉइसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने अपने इसमें आपको नहीं मेंशन करा था। तो एक बार इसको, इस वीडियो को स्टॉप करके इसको अटेम्प्ट जरूर करिए, ताकि आप लोग लास्ट में सफर ना करें। सी, वीडियो को बस स्टॉप करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए जनरली वैसे जितना देखा गया है, ये चैप्टर का नाम भी साथ में दे दिया जाता है क्वेश्चन के साथ ही, लेकिन ना भी दिया हो तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही होता है। देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ चैप्टर का नाम दिया, कहाँ से लिया गया। देखिए कई कई चैप्टर का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करा नाम। देखिए इसमें नहीं था तो इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया था इंटरव्यू, ताकि आपको रेफरेंस पता चल सके कि आपको आंसर किस चैप्टर के अकॉर्डिंग बनाना है। कई बार बच्चे जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर का हमें बोल रहे हैं, तो वो गलती कर देते हैं। तो इसकी ये गलती ना हो इस वजह से कभी कभार चैप्टर का नाम मेंशन कर दिया जाता है, बट वो डिपेंड करता है ईयर वाइज। सो अगर आपको 11th मार्च को देखने को मिलता है तो आपके लिए ही बेनिफिशियरी, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्लान कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको बस अटेम्प्ट कर लीजिए एक बारी, ताकि आप लोग ट्रिक समझ जाए इसको करने की। तो यही था आपका क्वेश्चन पेपर एंड। क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे 13 अपने पेपर में, इतने ही क्वेश्चन पेपर में भी होंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देख के कहेंगे यस ऑफ कोर्स 13 ही क्वेश्चन हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं एक चेकर को कि आपको कोई आधा नंबर नहीं देना है जब तक हम ना बोले। आधा नंबर भी आप तब तक नहीं देंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। आधा नंबर भी आप तभी देंगे जब हम आपको बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएट्री सेक्शन से, क्योंकि पोएट्री का ही मैंने बताया था आरटीसी आपका सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला आपका एमसीक्यू है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने ऑप्शन क्यों चूज करा है। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इन सबकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। लेकिन हाँ, जहाँ पे हमसे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाले होंगे उसकी मैं अभी आपको, और शॉर्ट एंड लॉन्ग की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। आरटीसी तो देखिए सेम अनसिंग पैसेज जैसे था उसी टाइप के यहाँ पे रहेंगे। थोड़े से आपको समझना पड़ेगा। वर्ड्स पूछ सकते हैं कि इनमें से 3-4 आपको समरी दे देंगे और कहेंगे ये वाली इनमें से कौन सी समरी है जो इस चैप्टर से मैच नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, उनको करना ईजी नहीं होता, तो आपको अगर चैप्टर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सो इसको कर लीजिए एक बार अटेम्प्ट, अपने आंसर को यहाँ से चेक करिए, ताकि यू विल बी वेरी श्योर कि हाँ हमारा आंसर जो कि है बिल्कुल सही है। अब देखें यहाँ भी हमें
अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 जो कि प्रोज है। एक मैंने बताया था, एक आपका पोएम से क्वेश्चन आएगा और एक आपका चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो अब पोएम वाला जो है वो क्वेश्चन जा चुका है, 2 आपके पास चॉइस थी, दोनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते थे, आपकी विश थी। जौन-सा आपको ईज़ी लगता है आप वही वाला अटेम्प्ट करिएगा, गलत करने पे आपको कोई मतलब जो कि है इसमें आधा नंबर या कोई भी ग्रेस मार्किंग नहीं मिलने वाली है, गलत कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए ट्राई करना है कि हम वही वाला अटेम्प्ट करें जो कि हम श्योर हैं कि हाँ, हम अच्छे से वाला कर सकते हैं या फिर जिसके आपको ज़्यादा आंसर पता हो। अब जो कि है यहाँ पे भी हमें इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आधा नंबर आप तब तक नहीं देंगे जब तक कि स्टेट ना करा जाए, मतलब एक ही नंबर देना है, अगर सही हो तो सही और गलत हो तो गलत। इसमें भी आपको 2 चॉइस मिलेंगी, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स फॉर द फ्लेमिंगो, वो हमारा विस्टास का था, ये आपका फ्लेमिंगो का है। तो ये भी देख लीजिए, चॉइस के साथ आपको दिए जाते हैं, कोई सा भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन फ्लेमिंगो की बुक से। अब ये पोएम से भी हो सकते हैं और आपके चैप्टर से भी हो सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएँगे, आपको कोई भी 5 करना है, 40 से 50 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना है, इसका मतलब आधा पेज का तो आंसर होना ही चाहिए। और 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 10 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टीचर को कि आप लोग किस तरीके से नंबर देंगे। तो कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट का आपको मिलेगा 1 नंबर कि आपने बात इसमें लिखी है चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। फुल क्रेडिट फॉर एप्रोप्रिएट इंक्लूजन फॉर ऑल कंटेंट आस्क्ड फॉर, अगर आपने सही बात लिख दी है जो कि हमसे पूछी गई थी, तो आपको पूरा 1 नंबर अलॉट कर दे टीचर। और आधा नंबर ही अलॉट करे अगर आपने इनकम्प्लीट बात लिख दी है, मतलब आपने बात तो लिखी लेकिन आपने सही से उसको आंसर नहीं करा, आपने इनकम्प्लीट बात लिखी, तो आपको सिर्फ आधा नंबर ही मिलेगा। देन एक्सप्रेशन का है 1 नंबर, मतलब 2 नंबर का जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें से 1 नंबर आपका कंटेंट का है और 1 नंबर है एक्सप्रेशन का। एक तो होता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन हमें कैसे करना था वो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब वर्ड्स का ध्यान रखना, और दूसरा होता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है, तो वो आपने अगर सही से करा है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने ऊट-पटांग तरीके से लिख दिया, आपने आइडियाज को सही से नहीं ऑर्गेनाइज करा, आपने कोई भी अजीब सी लैंग्वेज लिख दी, फॉर्मल टोन नहीं आई, तो आपको जो कि है सिर्फ आधा ही नंबर अलॉट होगा। तो डिडक्ट हाफ मार्क फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर इफ द एरर डेंसिटी इज हाई, अगर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करे हैं तो आधा नंबर आप लोग पूरे में से काट लेंगे। एंड मोर देन अ टोटल ऑफ 2 स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा आप लोग गलतियाँ करते हैं तो आपका आधा नंबर जो कि है टीचर कट कर लेगा। तो ये थी आपकी 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की पूरी गाइडलाइंस। अब आंसर क्या लिखना है वो तो आपका चैप्टर आपको आता ही है, वो तो आप लोग कर ही लेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन दिखाए थे उनके आंसर आप लोग, अगर आप लोगों ने इन पॉइंट्स के आस-पास लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। इसको एक बारी रीड ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन ये आ जाता है आपका विस्टार्स बुक के लिए। विस्टार्स बुक से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, कोई भी 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने थे अपनी चॉइस के, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। गाइडलाइंस इसमें भी सेम है क्योंकि सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही चीज़ रहने वाली है, 1 नंबर सही से कंटेंट के लिए, सही बात सारी आपने आंसर कर दिए हैं, आपने इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ करा है, तो 1 नंबर एक्सप्रेशन का। तो इसके भी आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने थे जो आपको अच्छे से आते थे। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसको करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसको पहले अच्छे से हम लोग गाइडलाइन समझते हैं, क्योंकि गाइडलाइन आ गई तो हम लोग अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे कब? कंटेंट लिखने के। अगर आपने सस्टेन लिखा है, मतलब टू द पॉइंट लिखा है, क्लियर लिखा है, वेल डेवलप्ड है, मतलब कोई भी अपने तरफ से आपने बात नहीं लिखी है, वही बात लिखी है जो कि सारी चैप्टर में से आपको देखने को मिली है। अपनी तरफ से आपको कोई बात नहीं लिखनी है, जो चैप्टर में आपको देखने को मिली है आपने वही बात लिखी है। तो आपको पूरा 2 नंबर कंटेंट के मिल जाएँगे। दैट एप्रोप्रिएटली जस्टिफाई, जो भी आपको क्वेश्चन में बात दी गई है, अगर वो उसको जस्टिफाई कर रही है तो आपको 2 नंबर टीचर अलॉट कर देगा। देन एक्सप्रेशन के यहाँ पे 2 नंबर, अब जो नंबर आपको 1-1 नंबर मिल रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे वही चीज़ें 2-2 नंबर की हो गई हैं। बात क्या है कि वहाँ पे कंटेंट कम था, यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए मार्क्स भी बढ़ गए हैं। अब कंटेंट में 1.5 नंबर मिलेगा अगर आपने मतलब इनकम्प्लीटली उसको सही लिखा है। 1 और 1.5 नंबर मिलेगा अगर क्लैरिटी और रेलेवेंस नहीं है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही है और रेलेवेंस भी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना अच्छे से नहीं है, तो आपको 1 या फिर 1.5 नंबर टीचर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकता है, वो मतलब मॉडिफाइड है, टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड है और आपके लिखने के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं, टीचर इम्प्रेस है, तो आपको पूरे 2 नंबर भी दे सकता है। देन एक्सप्रेशन मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर उसका एकदम अच्छे से होना चाहिए, रेलेवेंट वोकैबुलरी होनी चाहिए और इफेक्टिव डिले ऑफ आइडियाज होना चाहिए। अब इसमें एक ट्रिक होती है, वो क्या ट्रिक है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। देन आधा 1 नंबर, ये सब जो मैंने बता दी, ये सब यहाँ पे सिर्फ एक रूल है, कोई टीचर इसको नहीं मानता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। मतलब वो ओवरऑल 5 में से आपको अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकता है, अगर आपने अच्छे से लिखा तो पूरे 5 भी आपको नंबर दे देगा। देन एक्यूरेसी के 1 नंबर है, तो फुल क्रेडिट फॉर नन टू मिनिमल एरर्स, मतलब आपने अगर कम से कम एरर करे हैं, जैसे कि 1-2 एरर कर दिया आपने, स्पेलिंग में बस थोड़ी-सी गलती कर दी, या फिर आपने थोड़ी-सी कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी,
तो वो उतने को कंसीडर करके आपको पूरे नंबर दे सकता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा स्पेलिंग की गलतियाँ कर दी, बहुत ज़्यादा आपने ग्रामेटिकल गलत कर दिया उसको, आपने सीक्वेंसिंग गलत कर दी, एरर डेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो टीचर आपका नंबर जो कि है वो डिडक्ट कर सकता है और आधा नंबर ही आपको वो दे सकता है। तो जो आपको अब जो नीचे रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्वेश्चन का, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको देना चाह रहे हैं, वो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी बातें यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से फ्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी नहीं मेंशन होता है कि आप लोग इसको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखें। क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये कोई आपको ना ही बताता है और ना ही आपको याद करा हुआ होता है। इसका मतलब थोड़ा-सा आप रेलेवेंस लेके चैप्टर से आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो क्या है कि सबसे पहले आप लोग उस चैप्टर के बारे में थोड़ा-सा लिखिए। देन आप लोग मेन क्वेश्चन का आंसर करिए और लास्ट में आप लोग लिखिए कि हम एज़ अ स्टूडेंट या फिर एज़ अ रीडर हम लोग इस स्टोरी से ये वाली बात समझे हैं। तो थोड़ा इस वे में अगर आप लोग चलेंगे, तो चांसेस हैं कि टीचर आपको फुल मार्क्स अलॉट कर दे। लेकिन अब जैसे यहाँ पे ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये थोड़ी ईमेल टाइप का ही हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसको इस फॉर्मेट में नहीं चला सकते हैं, तो इसमें जहाँ पे हम लोग चैप्टर के बारे में मेंशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इन चैप्टर्स को रिलेट करके ये आंसर बनाइए। जहाँ पे हम लोग चैप्टर मेंशन कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग ट्राई करें कि हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें मेंशन कर दें, थोड़ी-सी इसकी समरी के फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंसाइज़ कर दें। जैसे कि यहाँ पे रोड साइड स्टैंड है, तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड से आप लोग क्या सीखे, क्या समझे, थोड़ी समरी इसके बारे में लिख दीजिए। फिर कीपिंग क्वाइट के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा-सा लिख सकते हैं, तो इसमें आप लोग चलेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी और पूरे नंबर भी मिल जाएँगे। इसी तरीके से बी वाला है, इसको भी आप एक बारी रीड करिएगा, यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर आंसर लिखना है। तो वो था आपके फ्लेमिंगो के, एक होगा आपका पोएम से और एक होगा आपका चैप्टर से। अब यहाँ पे है विस्टार्स बुक, विस्टार्स बुक में तो चैप्टर ही है, तो यहाँ पे आपको दोनों चैप्टर की ही चॉइस मिलेगी, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगेन गाइडलाइन तो सेम ही होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी और लिखने का तरीका भी आपको वही रखना है जो मैंने बताया था। बस आप आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड कर देना और इसी तरीके से ये जो आपका पेपर है ये ओवर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें एज़ सच नहीं आने वाली है। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो पूरी डेडिकेटेड फॉर्म में अच्छे से समझ ली है, तो आप लोग कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको फॉर्मेट पता है, आपको क्वेश्चन का तरीका पता है, आपको किस तरीके से आंसर करना है, आपको एग्ज़ामिनर का माइंडसेट पता है कि वो कैसे आंसर चेक करता है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैंने अपने इस चैनल पर ही एक ब्लूप्रिंट की वीडियो भी बनाई हुई है, वो एक बारी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो गुड बाय।